ट्राई तो करके देखिए, हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा होए। आपको देखिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, ट्राई करने में हर्ज क्या है? आप सिर्फ दाल, रोटी, साग, सब्जी खा रहे हैं और कुछ दिन के लिए अपनी जुबान को आराम दे रहे हैं। मीट, अंडा, मच्छी, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, आइसक्रीम, चीनी ये सब नहीं खा रहे और साथ-साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खा रहे हैं और कम से कम तेल में बना रहे हैं। कुछ बूंद ही तेल की यूज़ कर रहे हैं और चमचों से नहीं डाल रहे खाना बनाने में। बस इतना ही करना है। और क्या करना है? और थोड़ा सैर करनी है। आधे से 1 घंटा रोज़ ब्रिस्क वॉक करनी है। इतना ही करने से आपकी आर्टरीज़ खुल रही हैं। ये तो हमने शो में ही प्रूव कर दिया। चलिए, अब हम तो बहुत खुशी हुई मेरे को जान के कि वो उनकी ना खुद की सेहत ठीक हुई, वो आगे भी लोगों को बता रही हैं। तो पहला वाला हम वीडियो यहाँ देखते हैं। ये है कि बेस्ट फूड फॉर लेबर एंड डिलीवरी क्या है? A randomized control ओह सॉरी, ये शेयर नहीं हुआ ठीक से, मैं एक बार फिर कर देती हूँ। जी, अब होना चाहिए शेयर और इसको हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। A randomized controlled trial of hundreds of pregnant women found that having women eat around 6 dates a day for a few weeks before giving birth can significantly improve cervical ripening, the readiness of the cervix, the opening to the birth canal. You can also use drugs or surgery to prep the cervix. Oxytocin is the most common agent. You may have heard doctors talking. तो कह रहे हैं कि पाया गया कि अगर सिर्फ और सिर्फ 6 मात्र 6 खजूर, जो इतनी कॉमनली अवेलेबल चीज़ है, अगर आप सिर्फ 6 से 7 खजूर एक प्रेग्नेंट वुमन को दो, प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में स्पेशली अगर उनको दो और जस्ट जब लगे कि अब डिलीवरी होने वाली है, लास्ट के 1 या 2 हफ्ते में दो, तो जो ओपनिंग होती है जहाँ से बच्चा निकलेगा, उसको सर्विक्स कहते हैं, यूट्रस का सबसे निचला वाला भाग। और ये जो सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है, जब ये धीरे-धीरे खुलने लगती है, तो डॉक्टरों को पता चलता है कि अब डिलीवरी होने वाली है। इसको कहते हैं सर्विक्स की राइपनिंग। अब ये जो सर्विक्स अगर ठीक से ना खुल रही हो और बच्चा होने का टाइम करीब आ जाए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, लेबर को इंड्यूस करते हैं। वो इंड्यूस करने का मतलब ही ये है कि सर्विक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब ये ओपनिंग खुल सकती है। और इसके लिए तरह-तरह की डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन सबसे कॉमन होती है, कुछ तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन दिए जाते हैं और कई बार तो सर्जरी भी दी जाती है। ऑक्सीटोसिन दी तो जाती है ये करने के लिए, पर ऑक्सीटोसिन के बहुत खराब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। About Pitocin, that's the brand name. Although it's effective, its use is associated with multiple potential adverse side effects, which can affect both the mom and the baby. ऑक्सीटोसिन दी तो जा सकती है मेडिकली स्पीकिंग, लेकिन इसके बहुत खराब साइड इफ़ेक्ट होते हैं, दोनों माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। माँ में कैसे होते हैं? हाइपर स्टिमुलेशन, यानी कि यूट्रस जो है वो इतनी जल्दी से वो ओपनिंग खुल जाएगी कि वो फटाक से बच्चा बाहर निकल आएगा और हम पेल्विस उसका उनका तैयार नहीं होगा, तो टेयर्स वगैरह हो सकते हैं और बच्चा अभी हम चाहते हैं कि 1 हफ्ते बाद बच्चा आए और इमीडिएटली आ जाता है। और एक-एक दिन जो बच्चे का कम होता है यूट्रस में, वो उसके लिए बहुत हानिकारक होता है। इंटॉक्सिकेशन विद वाटर, यानी कि बॉडी में पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, माँ के फेफड़ों में जो होता है वो पानी घुस जाता है, हार्ट को काम करने में मुश्किल होती है, ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? पोस्टपार्टम हेमरेज। ये पोस्टपार्टम हेमरेज जो होती है, वो होती है कि जब डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी के बाद बहुत अधिक मात्रा में खून का बह जाना और एम्बोलिज्म ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि जो बच्चा दानी में पानी होता है, जो कि नॉर्मल होता है, जो होना चाहिए, जो कि बच्चे का पोषण करता है, उस पानी के कुछ अंश
अगर वापस माँ के अंदर चले जाते हैं, माँ की आर्टरीज में घुस जाते हैं, तो वो माँ की बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। न्यूनेटल जॉन्डिस यानी कि बच्चे के अंदर जॉन्डिस हो जाता है। तो देखिए उस दवाई का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है दोनों माँ पे और बच्चे पे, और ये सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट चीज़ होनी चाहिए इस सर्विक्स को, बच्चादानी की ओपनिंग को धीरे-धीरे खोलने की प्रक्रिया करनी चाहिए उसको एक। दूसरा, वो सर्विक्स तो खोले, पर ना माँ को कॉम्प्लिकेशन हो, ना बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो। कहते हैं काश ऐसी कोई चीज़ होती, तो कितना फ़ायदा होता प्रेगनेंसी में। If only there were a safe, simple, side effect free solution, well, dates may fit the bill. The use of oxytocin for labor induction in the date group was less than half that of the control group. And the few on dates that were induced had more successful deliveries. तो कहते हैं कि जब हमने देखा कि जब जिन लोगों को डेट्स दिया गया था, उनको ऑक्सीटोसिन के कंपैरिज़न में सिर्फ़ आधे लोगों को लेबर जो है वो इंड्यूस करना पड़ा, और जिनको करना भी पड़ा, उनका लेबर बहुत शॉर्ट था कंपेयर्ड टू ऑक्सीटोसिन। An earlier study in which prior date consumption appeared to shorten labor by more than 6 hours speculated that maybe dates themselves have oxytocin like effect. 6 hours. तो उन्होंने ये पाया कि An earlier जो लेबर का टोटल पीरियड भी था, वो 6 घंटे कम हो गया जिन लोगों को खजूर दिए गए थे। आप सोचिए, 1-1 मिनट माँ के लिए जो लेबर की पेन होती है, वो कितनी पीड़ाजनक होती है। अगर उसमें से हम 6 घंटे कम कर सकें किसी के, तो कितनी बड़ी बात है। वो जो प्रसव की जो पीड़ा होती है, वो बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं, अगर सिर्फ़ सिंपल एक चीज़, 6 खजूर माँ को प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ते में रोज़ खाने हैं। आप सोचिए, यही 6 खजूर जो रोज़ खाएँगे, वो कोलन कैंसर में हम बाद में किसी दिन देखेंगे कि कितना फ़ायदा करते हैं कोलन कैंसर में। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट बहुत ही पावरफुल चीज़ है। study in which prior date consumption appeared to shorten labor by more than 6 hours speculated that maybe dates themselves have oxytocin like effects. All right, how about a head to head trial comparing the efficacy of dates versus oxytocin in the management of postpartum bleeding? तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो हो गया, पर हम कंपेयर करते हैं कि जो खजूर होते हैं और जो ऑक्सीटोसिन होते हैं, ये दोनों एक, हमने ये तो देख लिया कि डिलीवरी का जो टाइम पीरियड है, खजूर 6 घंटे कम कर देता है। डिलीवरी का जो अ, प्रोसेस होता है, उसकी जो पीड़ा का प्रोसेस होता है, उसको 6 घंटे कम कर देता है। लेकिन एक बार डिलीवरी हो गई, तो जो ब्लीडिंग होती है, क्या उसपे भी खजूर का कोई फ़र्क पड़ता है? इसको कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्ट मतलब बाद में, पार्टम मतलब डिलीवरी का समय, तो जब बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग की में क्या इफ़ेक्ट होता है खजूर का और ये जो दवाई ऑक्सीटोसिन की जो ड्रग दी जाती है, दोनों में। Oxytocin in the management of postpartum bleeding. Postpartum hemorrhage, excessive blood loss after birth, is one of the major complications of pregnancy and the leading cause of maternal mortality. As the placenta peels off, the uterus is supposed to contract to staunch the bleeding. And if it doesn't, if the uterus doesn't have sufficient muscle tone, you can give an injection of oxytocin to help squeeze off the blood loss. तो होता क्या है कि जब बच्चा डिलीवर होता है, जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, यूट्रस क्या करती है नॉर्मली, जो प्लेसेंटा होती है, जो प्लेसेंटा आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि एक ये तो मुझे सोचना पड़ेगा प्लेसेंटा का आप कैसे इमेजिन कीजिएगा। तो आप ऐसा सोच लीजिए कि एक मोटी-सी, बहुत मोटी-सी एक रोटी है जो बीच में से फूली हुई है। और जो उसका चपटा वाला हिस्सा है, जो तवे का हिस्सा है, जो एकदम फ्लैट हिस्सा है, वो माँ की जो यूट्रस है, उसकी इनर लाइनिंग से चिपका हुआ है। और जो फूल के उभरा हुआ हिस्सा है, जो
यूट्रस का जो कैविटी है उसमें जो प्रोट्रूड कर रहा है, उभरा हुआ हिस्सा जो बच्चे की तरफ जो फेस कर रहा है, उस उभरे हुए हिस्से के बीचों बीच से एक पाइप निकल रही है जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये जाके अटैच हो रही है बच्चे की जो होल होता है पेट में, जो अम्बिलिकस होती है वहां अटैच हो रहा है। तो ये जो प्लेसेंटा होती है, ये चपटी रोटी जो यूट्रस के अंदर चिपकी हुई है, इसके जो चपटा वाला हिस्सा होता है उसमें से छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, और ये जाके यूट्रस की वॉल के अंदर घुसे हुए होते हैं, और वहां से माँ की ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू होती हुई ये चपटी रोटी यानी प्लेजेंटा के अंदर घुसती है, और वहां आदान प्रदान होता है किस चीज का? ऑक्सीजन का, और जो खाने वाले तत्व हैं, जो आहार बच्चे को चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हेल्दी प्लेसेंटा, हेल्दी ब्लड सप्लाई जो है बहुत जरूरी है बच्चे के पोषण के लिए। पर एक बार बच्चा डिलीवर हो गया तो उस प्लेसेंटा की जरूरत नहीं होती। तो बॉडी क्या करती है, जहां वो चपटी रोटी यानी कि प्लेसेंटा का जो चपटा वाला सरफेस यूट्रस से चिपका हुआ है माँ की यूट्रस से, वो अपने आप पील होने लगता है, जैसे आपने कोई पेपर चिपका दिया दीवार पे और वो पेपर धीरे धीरे अपने आप उतर रहा है। लेकिन वो जो प्लेसेंटा माँ के यूट्रस की लाइनिंग से चिपकी हुई है ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो ब्लड वेसल्स तो फटेंगी ना। तो जब वो ब्लड वेसल्स टूटती हैं, क्योंकि वो जो गोंद है जिसने वो प्लेसेंटा को माँ की यूट्रस की दीवार से चिपका रखा है, वो गोंद क्या है? वो गोंद तो ब्लड वेसल्स हैं। तो जब ये प्लेसेंटा माँ की यूट्रस की वॉल से, बच्चा दानी की दीवार से उतर के बाहर आएगी, तो वो ब्लड वेसल्स फटेगी, और जब वो ब्लड वेसल्स फटेंगी तो ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग होना स्वाभाविक है। क्वेश्चन आता है, ब्लीडिंग को कम से कम कैसे किया जा सकता है? तो क्या प्रक्रिया है जो उस ब्लीडिंग को थामती है, रोकती है? तो नेचुरली क्या होता है, जब वो प्लेसेंटा माँ के बच्चादानी के अंदर वाली दीवार से धीरे धीरे अपने आप उतरती है बच्चे की डिलीवरी के साथ, तो माँ की जो बच्चादानी की वॉल की जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो सिकुड़ती हैं। जब वो सिकुड़ती हैं तो ये ब्लड वेसल्स अपने आप नैरो हो जाती हैं, इनको रोक दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माँ की जो वॉल की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वो इतनी अच्छे से सिकुड़ नहीं पाती, तो क्या होता है, हम ये ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं, ताकि वो जो माँ की जो वॉल है वो ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करे। लेकिन हम तो अभी देख चुके हैं कि जब ये ऑक्सीटोसिन दी जाती है तो बच्चे को कितना खतरा होता है, माँ को कितना खतरा होता है। अब हम देखते हैं कि ये ब्लीडिंग कंट्रोल करने का ये जो ऑक्सीटोसिन का तरीका है, ये सिंपल खजूर के तरीके से कैसे कंपेयर करता है? Like all drugs, though, can have side effects, sometimes causing a dangerous drop in blood pressure. There's also various devices that can be inserted to apply pressure, and worse comes to worse surgery. Well, why not try fruit first? Available, cheap, side effect free, yeah, but does it work? वो कहते हैं कि जब हमें पता है कि ये जो दवाई है इसके इतने भयानक अंजाम होते हैं, सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है, हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, एम्बोलाइजेशन हो सकती है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है नियोनेटल, तो इतनी जब प्रॉब्लम है इस ड्रग की, तो खजूर ट्राई करके देखते हैं इससे कुछ होता है या नहीं, क्योंकि ये चीप भी है और ये इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, चीप है, साइड इफेक्ट नहीं है, पर भाई क्या ये खजूर काम करता है ये प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग में? हमने देखा खजूर काम करता है किस चीज में? डिलीवरी के टाइम का जो पूरा टाइम पीरियड है उसके 6 घंटे कम कर देता है खजूर। पर क्या ये ब्लीडिंग जो होती है प्रेगनेंसी में उसको भी कम करता है क्या? They set up a randomized clinical trial to find out. Immediately after the placenta comes out, women were given a one time dose of like 5 days or an intramuscular shot of oxytocin. तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही प्लेजेंटा बाहर निकल के आई, उन्होंने दो ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप को उन्होंने ट्राई किया कि उन लेडीज को सिर्फ 5 खजूर दिए, एक टाइम इकट्ठे 5 खजूर खाने को दिए, और दूसरी लेडीज को उन्होंने क्या किया, ये ऑक्सीटोसिन दवाई दी 10 यूनिट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के साथ।
Then they just collected all the blood to see which worked better. Overall, 3 hours after delivery, the blood loss average in the date group was significantly less than in the oxytocin group by about a quarter of a cup. उन्होंने कहा कि फिर जब डिलीवरी हो गई तो सारा का सारा खून उन्होंने कलेक्ट किया और फिर उसको मेजर किया। तो उन्होंने क्या पाया कि जो जिन लोगों को डेट दिए गए थे, यानी कि जिन महिलाओं को वो 5 खजूर दिए गए थे खाने के लिए, उनकी ब्लीडिंग जो थी ऑन एन एवरेज अ अ, उनसे कम थी जिन लोगों को खजूर नहीं दिए गए थे। Significantly less than in the oxytocin group by about a quarter of a cup. Check this out. See how the date group was mostly in the lowest category, under two-thirds of a cup of blood loss, whereas the drug group was mostly about a cup or more. Conclusion: under two-thirds of a cup of blood. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो टोटल उसमें ब्लड लॉस दिया गया, कम से कम क्वार्टर कप कम था ब्लड लॉस जिन लोगों को खजूर दिया गया था, और जिन लोगों को खजूर दिया गया था उन सब लोगों की ब्लीडिंग जो थी वो देखो लेस देन 150 ml की उनकी ब्लीडिंग थी जिन लोगों को खजूर दिया गया था, और नेक्स्ट ग्रुप देखो 150 टू 299 थी, और जिनको मोर देन 300 की थी। ये दोनों मीडियम और एक्सेसिव ब्लीडिंग वाले जो दो ग्रुप थे, वो सारे के सारे जो थे वो उन महिलाओं में थे जिनको ऑक्सीटोसिन दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। समथिंग एज सिंपल एज कि आपने सिर्फ 5 खजूर दिए लेडी को प्लेजेंटा बाहर निकलते ही, और आपने इतनी बड़ी चेंज पाई। Blood loss, whereas the drug group was mostly about a cup or more. Conclusions: use of oral dates, I don't know how else you take them, after delivery decreased bleeding more than intramuscular oxytocin, and it's a good alternative in normal delivery. But wait, if dates have oxytocin-like effects to contract the uterus, shortening labor by helping to induce earlier uterine contractions, might date consumption increase the risk of premature labor? I guess तो कहते हैं अरे अगर खजूर खाने से प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी का पीरियड है 6 घंटे कम हो जाता है, तो क्या खजूर खाने से ज्यादा खजूर खा लिए तो क्या प्रेगनेंसी क्या डिलीवरी जल्दी हो जाएगी इन लेडीज में? मतलब वो तो खतरनाक है ना, अगर डिलीवरी समय पे होते हुए समय कम लगे जो, तो वो तो अच्छी बात है, डिलीवरी का टाइम अगर आधा हो जाए। लेकिन अगर डिलीवरी ही बहुत जल्दी हो जाए तो बच्चा तो प्रीमेच्योर पैदा होगा ना। तो क्या ऐसा होता है जो लोग ज़्यादा खजूर खाते हैं, क्या उनकी प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होते हैं? we'll never know until now. The effect of date fruit consumption on the length of gestation. Starting at about 38 weeks, women were randomized to eat 7 dates a day or not, and eating dates did not affect delivery dates. तो उन्होंने कहा कि 38 वीक के आसपास उन्होंने लेडीज को कहा कि आप दिन के 7 खजूर खाओ, और फिर उन्होंने ये पाया कि खजूर खाने के बावजूद उनकी जो डिलीवरी डेट डॉक्टर ने बताई थी वो शॉर्टन नहीं हुई, मतलब डिलीवरी बच्चा सही दिन पैदा हुआ, समय से पहले नहीं आया बच्चा, लेकिन जो लेबर का जो प्रोसेस था वो छोटा हो गया। और लेबर के बाद हमने ये भी सीखा कि उसमें ब्लड लॉस भी सिग्निफिकेंटली कम हुआ। तो हर तरह से कितना सिंपल सॉल्यूशन है, प्रेगनेंसी में खजूर खाने से कितने फायदे होते हैं। But what it did do is significantly reduce the need to hasten labor with drugs. Half of the non date group had to be drugged versus 30% less in the 7 dates a day for a week group. And induction of labor is serious business. It can increase versus 30% less in the 7 dates a day. तो कह रहे हैं कि जिन लोगों को खजूर नहीं दिया गया था उनमें से 50% लोगों को ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ी थी, तो उनका लेबर इंड्यूस करना पड़ा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन के बहुत खराब साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जिन लेडीज को डेट्स दिए गए थे उनमें सिर्फ 1/3 लोगों को लेबर इंड्यूस करना पड़ा, तो मतलब सिग्निफिकेंटली लेस लोगों में। और जब लेबर भी किया इंड्यूस तो उसके हमने जैसे देखा कि उसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था, 6 घंटे था सिर्फ, और ब्लीडिंग भी उसमें काफी कम थी।
day for a weak group. And induction of labor is serious business. It can increase complications such as bleeding, C-sections, uterine hyperstimulation, and even uterus rupture. उन्होंने कहा कि लेबर को शुरू करना दवाइयों से ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज़ है। इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग, सी सेक्शन, मेजर सर्जरी होती है और यूट्रस की हाइपर और यहाँ तक कि यूट्रस रप्चर भी हो जाती है। जब मैं मेडिकल स्कूल में थी और ओबीजीवाईएन में मेरी ड्यूटी लग रही थी, मैं 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट थी, तब मेरा जो पेशेंट था उसकी यूट्राइन रप्चर हुई थी एंड बहुत 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 सीरियस था। मुझे याद है उसकी जब मुझे टेक केयर करनी पड़ती थी तो मैं अ, जिस दिन उसका यूट्राइन रप्चर हुआ था मैं शायद 36 आवर्स तक मैंने आँख नहीं बंद की थी। उसके बिल्कुल सिरहाने बैठी रही थी और उसका ब्लड प्रेशर मुझे इतनी केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता था। एक-एक ड्रॉप जो उसकी मेडिसिन थी अ, एक ड्रॉप बढ़ा दो तो उसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता था। एक ड्रॉप बंद कर दो तो लगता था अब ये फेलियर में चली जाएगी। उन दिनों ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्ड डिवाइसेज़ नहीं होते थे। ये जो हाउस जॉब करने वाले बच्चे होते थे या मेडिकल स्टूडेंट्स होते थे, हम ही लोग होते थे वो अ, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। सो मैं कभी नहीं भूल सकती उस पेशेंट को जब उसका रप्चर हुआ था। वो बच गई इस तरह से और अ, मैं हमेशा याद रखूँगी उनको एंड आई एम श्योर वो लोग भी मुझे नहीं भूले होंगे क्योंकि मेरे जो डॉक्टर्स थे वो कहते थे नहीं आप जाके सो जाइए ठीक है हमने ड्रिप लगा दी है। पर मुझे मालूम था क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी 20 से 24 घंटे मॉनिटर कर चुकी थी तो मैं जानती थी एक-एक ड्रॉप से वो कितना सेंसिटिव है और बहुत उसकी प्रॉब्लम्स आई थी। एंड में जब वो बच गई और मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं उनके सिरहाना छोड़ के नहीं जाऊँगी क्योंकि अ, कोई भी वो उस तरह से एक-एक ड्रॉप उनकी मैनेज नहीं कर रहा था, तब उन्होंने मुझे कहा था जब भी आपका मेडिकल ये हो जाए आपका, तो आप आइएगा हम आपके लिए हॉस्पिटल बना के देंगे। हमें अ, जो आपने किया हमें ख़ैर वो उनका प्यार था और ज़रूरत नहीं पड़ी उस सब की। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि ये रप्चर इज़ वेरी, वेरी सीरियस बिज़नेस पूरा यूट्रस जब फट जाती है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत-बहुत मुश्किल होता है। And apart from the complications, women who are induced tend to feel less satisfied with their birth experience. Therefore, date consumption in late pregnancy is a safe supplement to be considered as it reduces the need for labor intervention without any adverse effect on mother and child. The only thing we're missing now is a double blind study, not just a randomized trial, but a placebo controlled study, right? I mean, the women in the date group obviously knew they were eating dates, and maybe that had some kind of placebo effect. The only double blind study I could find on dates and delivery is in Arabic. But the English abstract describes how women just entering their active labor phase were given a date syrup or placebo. That's brilliant, right? Hard to make a placebo date, but you could make some kind of placebo syrup, like, I don't know, molasses or something, right? Note when they say honey date syrup, they're not talking about a syrup of honey and dates, but a syrup made out of honey dates, which is a soft, melt in your mouth variety, easy to whip into a syrup. And normal labor progression was evidently higher in the date group, around 98% compared to less than 70% in both the placebo and control groups. And तो उन्होंने कहा कि ये जो डबल ब्लाइंड स्टडी थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हमें मालूम है कि ये मेंटल चीज़ जो होती है ना, जो लोगों को लगे हाँ, मुझे कोई दवाई मिल रही है, इसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। चाहे दवाई नकली भी हो, लेकिन अगर उनको लगे कि मुझे उनको उनको अगर पता हो कि मुझे दवाई मिल रही है किसी को, तो जैसे आप किसी को खजूर दे रहे हो, तो लेडी देख सकती है कि मुझे खजूर मिल रहा है, तो हमारा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अ, उसमें ऐसे-ऐसे इफ़ेक्ट ला सकता है जो चाहे उसमें खजूर में हो या ना हो। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है देखने का कि सच में दवाई खजूर का है या मेंटल इफ़ेक्ट है। तो हम क्या करेंगे 2 ग्रुप लेंगे और एक को हम असली खजूर देंगे, दूसरे को नकली देंगे और दोनों को लगेगा कि हमें असली दवाई मिल रही है। तो क्या होगा ये मेंटल पावर है कि दोनों मेंटल पावर यूज़ कर रहे हैं अपने क्योंकि दोनों को लग रहा है हमें खजूर मिल रहा है, पर असली दवाई एक ही मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि ये खजूर नकली खजूर कैसे दोगे? तो क्या किया, खजूर का सिरप बनाया, कैप्सूल में डाला,
एक को खजूर का सिरप दिया और दूसरे को सिर्फ एक चीनी का पानी जो देखने में खजूर जैसे रंग का था। तो दोनों को लगा कि हमें असली दवाई मिल रही है, लेकिन पाया क्या कि जिन लोगों को असली दवाई मिल रही थी, और दवाई कब दी गई? जब वुमेन की जो बच्चादानी है वो डायलेट करना शुरू हो जाए सर्विक्स, यानी कि डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन पाया गया कि जिनको खजूर का पानी दिया गया था, उनमें 97% मतलब इतने ज़्यादा उसके अंदर जो लेबर का जो प्रोग्रेशन था वो एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कंपेयर टू 66.7% मतलब 67% जो लोग थे, सिर्फ जिनको नहीं दिया गया था खजूर का, यानी कि ऑलमोस्ट 30% लोगों को डिलीवरी ठीक से नहीं हुई, जबकि डिलीवरी शुरू होने लग गई थी। लेकिन क्योंकि उनको खजूर नहीं दिया गया था, 30% लोगों को उन्हें लेबर इंड्यूस करना पड़ा, यानी कि या तो उनको ऑक्सीटोसिन देनी पड़ी या उनका सी सेक्शन करना पड़ा, कुछ ना कुछ उनको आगे करना पड़ा। तो ये अगर 30% लोगों को हम बचा पाए सिर्फ 5-6 खजूर खिला के, तो कितनी बड़ी बात है। ऊपर से उनकी ब्लीडिंग भी कम होगी। Labor duration was also shorter in the date group, like 2 hours shorter. So on your due date, maybe we should give dates their due. तो इसका मतलब हमने देखा कि डेट हमें हर तरह से हमें फ़ायदा करता है, और हमें क्या करना चाहिए, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हो, आखिर के कुछ हफ्तों में उन्हें हमें 5 से 7 खजूर रोज़ खाने को देने चाहिए। स्पेशली जब उनकी डिलीवरी शुरू हो जाए, तो उनको 5 से 6 खजूर देने चाहिए। जब वो पानी फट जाए, तो 5 से 6 खजूर देने चाहिए, और जैसे ही प्लेसेंटा निकल के बाहर आए, उनको और 5 से 6 खजूर देने चाहिए। तो ये 3 टाइम अगर हम उनको खजूर देते रहेंगे, तो क्या होगा उससे? डिलीवरी के टाइम में जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है, प्रसव की जो पीड़ा का प्रोसेस है, जो घंटों-घंटों चल सकता है, उसमें से 6 घंटे कम हो जाएँगे, एक चीज़। दूसरा, जो ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। तो ये 2 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो चलिए, अब हम अगली चीज़ पे जाते हैं। अब देखिए, ये कितनी सिंपल चीज़ है, अगर आप लोगों को बताएँगे तो कितना फ़ायदा होगा। नरेंद्र भाई कह रहे हैं मुझे खजूर नहीं खाने। जी नहीं, हम सबको खाने चाहिए थोड़े बहुत खजूर, 1, 2 से 4 खजूर कोलन कैंसर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हाई होते हैं फाइबर में। लेकिन यही एक चीज़ नहीं है, अगर आपको और फ्रूट आप खा रहे हैं, तो आप वहाँ से अपने अ, फाइबर ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। और स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, तो शुगर में काफ़ी हाई होते हैं, तो नहीं खाने। आई एम विद यू ऑन दैट नरेंद्र भाई, ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को खाएँ तो वो अच्छा रहता है। तो चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो की तरफ जाते हैं। जी, ये हमारा ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। ये डॉक्टर मैकडूगल का वीडियो है। ये हमें बताएगा कि हमें इन्फेंट फ़ॉर्मूला, जो डब्बे का फ़ॉर्मूला होता है, क्या वो देना चाहिए बच्चों को या नहीं? I'm Dr. John McDougall. The first thing I'm going to do when I become Surgeon General, well, you didn't know I was a candidate. Yeah, I'm a candidate for Surgeon General. First thing I'm going to do is I'm going to outlaw infant formula. Well, at least you can get it only by prescription. That's right. You've got to go to the doctor like you would for some narcotic, and you got to beg the doctor for a prescription to get infant formula. It won't be sold over the counters in drugstores and supermarkets anymore. This is a drug that makes children sick and ruins families. That's correct. Formula.
If you formula feed your baby, what happens is the baby has somewhere between 2 and 4 times the risk of sudden death, sudden infant death syndrome. That's not that's a tragedy for too many families. If you bottle feed your baby, the baby has 60 times the risk of getting pneumococcal pneumonia. तो ये डॉक्टर मैकडोगल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो बच्चे को ये डब्बे का खाना और ये जो बॉटल मिल्क दिया जाता है, माँ के दूध के अलावा जो दिया जाता है, ये सब इन्फेंट फॉर्मूलाज वगैरह, ये बहुत खराब होते हैं। कहते हैं मैं सबसे पहले मैं सर्जन जनरल के लिए इलेक्शन के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ और अगर मैं बन गया, सबसे पहला मैं काम करूँगा ये डब्बे का दूध और ये इस तरह की चीज़ें जो बन रही हैं फॉर्मूला, ये सब बंद करवाऊँगा। उन्होंने कहा कि जो बच्चे इस तरह का खान-पान करते हैं, नवजात शिशु, तो उनके अंदर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। बच्चा सडनली मर जाता है, किस कारण से नहीं पता चलता। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे होते हैं, इनके अंदर एक तरह का बहुत ही पावरफुल निमोनिया, न्यूमोकॉकल निमोनिया हो जाता है और जिसके बहुत अधिक सीरियस परिणाम होते हैं। Pneumococcal pneumonia in the first 3 months of life. From bottle feeding, called pneumonia, in the first baby has 60 times the risk of getting pneumococcal pneumonia. जी, मैंने रिवर्स किया था देखने के लिए कि मेरे को लगा 6 टाइम्स है, फिर लगा नहीं 60 टाइम्स है। नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 60 टाइम्स ज़्यादा चांस होता है इन बच्चों को न्यूमोकॉकल निमोनिया होने का अगर ये इस तरह का डब्बे का खाना खाते हैं या ये दूध पीते हैं और ये बनता किस चीज़ से है? ये गाय के दूध से और गाय के दूध के प्रोडक्ट से बनता है। तो जो इस तरह की चीज़ें लेते हैं, उनको 60% नहीं, 60 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनको इस तरह का निमोनिया हो जाए। In the first 3 months of life. From bottle feeding, that's right. It has 12 times the risk of hospitalization if you bottle feed the baby. Baby will have more difficulty with speech, more difficulty with emotion. तो वो कहता है कि अगर आप ये डब्बे का खाना अपने बच्चे को खिलाएँगे तो उसमें 12 टाइम्स चांसेस होते हैं कि उसको अस्पताल में दाखिल कराना पड़े और उस बच्चे को मेंटल डेवलपमेंट में उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मोटर डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। Emotional and mental development, and more risk of having diseases as a child, which carries on to later in life. Bottle-fed babies, when they become adults, have more heart disease, more cancer, more obesity. So कहते हैं जिन बच्चों को बचपन में बॉटल की फीडिंग पिलाई जाती है, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एडल्ट्स में आके कैंसर के, हार्ट अटैक के, डायबिटीज़ के। breastfeeding is absolutely crucial. You want to do everything you can to make sure that your babies are breastfed. If you have a hint of problems, you get a lactation consultant, like somebody from La Leche League. You call your local hospital, get yourself some information on how to get this necessary help. Get these people involved in your family so that you can continue this life-saving process of breastfeeding. The food comes at a perfect temperature. It's always clean, always comforting, and is free. That's right, from the breast. Why would you not do that? That's the most important advice I can give young families as far as starting out on the right foot. I'm Dr. John McDougall. तो डॉक्टर मैकडोगल कह रहे हैं कि जहाँ तक हो सके हमें ये डब्बे का खाना, बॉटल फीडिंग इन सब से बिल्कुल बचना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध ही जो है वो नेचर ने ऐसा बनाया है, जो बच्चे के लिए बेस्ट है और कहते हैं कि किन्हीं कारणों से अगर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है पूरा, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि माँ में दूध कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बने। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ और मे बी एक हम एपिसोड करेंगे लैक्टेशन में कि जिन मदर्स में दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा, उनको क्या करना चाहिए। तो रिसर्च ने ये पाया है कि उन माँओं को दूध नहीं देना पीने के लिए, उनको देना है ज़्यादा से ज़्यादा हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, क्योंकि सारा का सारा कैल्शियम तो हरे पत्ते वाली सब्जियों में है। गाय में दूध बनाने की क्षमता कहाँ से आती है? वो भी घास खाती है। तो ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये माँओं को ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए हमको। ज़्यादा कैल्शियम वाले जैसे फिंगर मिलेट है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, वो माँ को देना चाहिए हमें और साथ ही साथ में मेथी जो होती है ये पाया गया है साइंटिफिक रिसर्च में कि वो जो दूध के ग्लैंड के जो डक्ट्स हैं उनको खुला रखती है और माँ को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें
जो है हम लैक्टेशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब चलिए अगले वीडियो पे चलते हैं हम। हमारा अगला वीडियो क्यू कर देते हैं। For those of us starting new families, one of the myriad concerns that comes up is how am I ever going to get my child to eat their veggies? And one answer, just discovered, is ironically to exclusively breastfeed as long as possible, apparently doubling the likelihood that they'll end up eating twice as many vegetables when they grow older. तो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे साग सब्जी फ्रूट्स ये अच्छी चीजें नहीं खाते, उनका क्या करें? तो पाया गया है रिसर्च में जितना हो सके बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। जितने लंबे समय तक बच्चे माँ का दूध पिएंगे, चांसेस है कि वो वेजिटेबल्स भी खाएंगे। वो क्यों? क्योंकि माँ साग सब्जी खा रही है, तो वो जो दूध है उसमें वो साग सब्जी के अंश जब बच्चा माँ के बच्चादानी में होगा उस तक पहुंचते हैं। तो बच्चे को पहले ही आदत पड़ जाती है साग सब्जी खाने की। यानी कि माँ अपनी प्रेगनेंसी में जो भी चीजें खाती है, बच्चा वो ही चीजें लाइक करता है। तो अगर माँ खूब साग सब्जी और पौष्टिक आहार खा रही है तो बच्चे की भी डाइट अच्छी होगी। और माँ अगर ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रही है, ज्यादा दूध मीट अंडा मच्छी इस पे जोर है, तो बच्चा भी पैदा होके फसी होगा खाने में और फास्ट फूड एडिक्ट होगा। How could that be? The researchers suggest that breastfed babies whose mothers regularly eat a variety of foods are exposed to a diversity of flavors that are absent from formula milk, and this early exposure augments the acceptance of various flavors. So when our kids eventually eat some broccoli, instead of spitting it out, they'll subconsciously think, "Hey, I remember this." This could help explain these findings, summarized last year, suggesting that the longer babies are breastfed, the lower their risk of developing chronic diseases when they grow up. तो पाया गया है कि जो बच्चे होते हैं ब्रेस्ट फेड, जो माँ के दूध पे पलते हैं, जितना लंबे समय तक पलते हैं, वो उनका लाइफस्टाइल नेचुरली हेल्दी होता है। क्योंकि जब माँ साग सब्जी खा रही थी तो वो उसके अंश बच्चे के अंदर गए और बच्चे की ब्रेन ने उसको रिकग्नाइज किया। लेकिन जो बच्चा फॉर्मूले पे पैदा होता है, बॉटल दूध के ऊपर पे पनपता है, उसको ये साग सब्जी वाला फ्लेवर जो होता है वो नहीं मिलता। तो फिर उससे क्या होता है कि ये बच्चे वो टेस्ट कभी डेवलप कर ही नहीं पाते, और टेस्ट नहीं डेवलप कर पाते तो लाइफ में ऐसी साग सब्जी हेल्दी फ्रूट ये सब नहीं खाते, और फिर ऐसे बच्चों में क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि माएँ जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को अपना दूध पिलाएँ, और जो माएँ जॉब पे भी जाती हैं कि भई हम कैसे पिलाएँ, क्या करें? तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पंप खरीदें और ये मिल्क पंप करें और अपने फ्रिज में रख दें, और पीछे घर में जो केयर टेकर हैं, दादी-नानी या कोई आया-माई जो भी घर पे है, फिर वो बच्चों को वो दूध पिला सकती हैं। पर दूध होना चाहिए माँ का ही। माँ के लिए भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और बच्चे के लिए भी। Babies fed formula, on the other hand, grow up to have higher rates of obesity, type 1 diabetes, type 2 diabetes, heart disease, stroke, asthma, twice the risk of developing celiac disease, gluten intolerance, more inflammatory bowel diseases like Crohn's and ulcerative colitis, and childhood cancers, including leukemia. They suggest a variety of mechanisms, stuff babies are getting too much of on formula, stuff they're getting too little of, leading to changes in their gut flora, hormonal, and immune systems, which can set them up for problems later on. तो कह रहे हैं कि जो फ़ॉर्मूला होता है उसके अंदर तरह-तरह के ऐसे एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, आईजीएस होती हैं, खराब वाले फैट्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, साइटोकाइन्स होते हैं।
और ये बच्चे के हर सिस्टम के ऊपर जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्पेशली कहाँ, बच्चे की अंतड़ियों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं, उनकी इम्यून सेल्स को तबाह करते हैं, और उससे आउटकम क्या होता है, इन बच्चों में तरह तरह की बीमारियां होती है, मोटापा होता है, डायबिटीज होती है, हार्ट डिजीज होती है, कैंसर होता है जब ये बड़े होते हैं। तो और तो ये जो ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एजमा, सीलिएक डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, चाइल्डहुड कैंसर, ये सब के सब किसमें पाए जाते हैं अधिकतर? जिन लोगों को माँ का दूध या तो नहीं मिला या बहुत कम समय तक मिला, यानी कि वो डब्बे के दूध और ये मार्केट में मिलने वाला जो खाना है, उससे बना हुआ जो दूध है, उस पे फीडिंग हुई है उनकी। The latest Surgeon General's report agrees with the official World Health Organization recommendation, which agrees with the best available science, that all women in the world exclusively breastfeed for a full 6 months. Whether your own milk, a wet nurse, or a milk bank, there is simply no good substitute. It's the only formula for optimum health. तो कह रहे हैं कि माँ के दूध से ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, और ये हम सबको मालूम है ये, कि पर आज हमने जाना कि क्यों। तो देखिए, ये मेरे को कॉमन सेंस बताता है कि अगर डब्बे का दूध, बॉटल के दूध में जिस चीज़ से वो दूध बना हुआ है, वो पी के अगर बच्चे में इतनी भयंकर बीमारियां हो जाएंगी, लेटर लाइफ में जाके हार्ट डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, चाइल्डहुड कैंसर्स बढ़ जाएंगे, तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी, तो इसका मतलब ऐसा कुछ है उसमें, वो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स में, जो हार्मफुल है। तो अब उन लोगों पे आते हैं जो कहें कि हाँ जी, हमने 6 महीने माँ का दूध पिया हमारे बच्चों ने, लेकिन अब क्या, अब इनको कैसा खाना खिलाना है। तो अब हम जानेंगे कि उसमें भी जो है हमें ये दूध से बचना है। तो ये नेक्स्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हमारा ये वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट वाला। और जो लोग, मैंने फिर कहा, जो लोग एडल्ट्स हैं और वो कह रहे हैं कि बच्चों के डाइट के बारे में बोल रहे हो, तो शायद हमें सुनने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं भाई, जो बच्चों के लिए हानिकारक है वो हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? हमें भी तो अपनी बॉडी हेल्दी रखनी है ना। जी, शुभम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे नसीमा बहन जुड़ गई। जी नसीमा बहन, थैंक यू। बिल्कुल, हम लोगों को तो समझ आ रहा है, होपफुली जो सुन रहे हैं उनको भी उतना ही समझ आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट वाला हम एपिसोड शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन का। और इसके अंदर ये, चलिए ये हमने लगा दिया। और I'm Dr. John McDougall. There's no greater tragedy than having your child sick or worse. So you want to do everything you can to make sure that your children are doing well. Well, first of all, you breastfeed exclusively for this first 6 months. कहते हैं कि दुनिया में इससे बुरा कोई नहीं हो सकता, अगर हमारा बच्चा बीमार हो, इससे ज्यादा दुविधा वाली स्थिति हमारे जीवन में नहीं हो सकती अगर बच्चा बीमार हो। हर हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो उसके लिए हमें करना क्या है? पहले 6 महीने हमें सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को माँ का दूध देना है। That means no water, no food of any kind. At 6 months of age, the children develop the ability to take in solid foods. Their hands develop the ability to coordinate, to reach out and grab what's in your hand. And they also develop teeth and the rest of the digestive tract so that they can start to handle solid foods. At that time, you'll want to introduce solid foods. Solid food should be what you should be eating, which are starches and fruits and maybe some vegetables. तो कहते हैं पहले 6 महीने तक तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, पानी नहीं देना, कोई सॉलिड फूड नहीं देना। ये तो सब माएँ जानती हैं। 6 महीने के बाद हमें क्या देना है? 6 महीने में क्या होता है, बच्चा जो होता है उसकी एबिलिटी हो जाती है कि वो अब सॉलिड खाना खाने लगे। तो वो आपके हाथ से खाना भी पकड़ने की कोशिश करता है और अब उसकी बॉडी सॉलिड खाना मांग रही है। तो अब हमें क्या देना है सॉलिड खाने में? हमें वही देना है जो हम खा रहे हैं।
तो मतलब ऑब्वियसली बिना तेल का, मिर्च मसाले का, और धीरे-धीरे वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अनाज और देना क्या है जो हम खा रहे हैं, जैसे कि हम रोटी, दाल, चावल, अनाज, सब्जियाँ, फ्रूट ये सब खा रहे हैं, तो यही चीज़ें हमें धीरे-धीरे बच्चे को इंट्रोड्यूस करनी है। That's right. Potatoes, rice, corn. They can be mashed, but these kinds of things should be the initial solid foods. वो कहते हैं कि सबसे पहले आप स्टार्चेज़ से शुरू कीजिए, जैसे कि आलू है, चावल है और मेज़ यानी कि मक्की। तो इनको आप मैश करके दीजिए, लेकिन अ, बच्चे को ये खाना शुरू कीजिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हमें एलर्जीज़ के लिए भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप कुछ दिन बच्चे को सिर्फ़ आलू मैश कर के थोड़ा-थोड़ा खिलाइए। तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो और एक फूड डायरी रखिए, ताकि आपको पता है कि इस बच्चे को एलर्जी नहीं हुई, इसको रैश नहीं हुआ आलू से। फिर 2-3 दिन बाद उसमें चावल मैश करके डालने लग जाइए। ऐसे एक-एक चीज़ करके आप बच्चे को देते जाइए। In a baby's diet. Breastfeeding continues. It'll be the major part of the diet of a child that young, continues until about 2 years of age. तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि 6 महीने में आपने सॉलिड खाना शुरू कर दिया तो आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देंगे, नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग ही मेन होगा बच्चे का सोर्स न्यूट्रिशन का या एनर्जी का। साथ में आपको सिर्फ सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना है। तो 2 साल तक आप कोशिश करिए कि बच्चे को कम से कम 2 साल तक माँ का दूध मिलता रहे, जितना ज़्यादा मिल सके। 6 महीने तो मिनिमम है ही है, उसके बाद जितना अधिक समय तक मिल सके कोशिश करें 2 साल तक। फिर आप उबले हुए आलू इंट्रोड्यूस करें पहले, फिर उसमें चावल इंट्रोड्यूस करिए, फिर आप क्योंकि गेहूँ खाते हैं, तो आप रोटी का मैश करके थोड़ा-थोड़ा, देखिए रोटी से काफ़ी बच्चों को एलर्जीज़ हो सकती हैं, तो जब आप रोटी इंट्रोड्यूस करें तो कम से कम आप उसको कुछ दिन तक उसको ऑब्ज़र्व करें कि उससे उनको रैश तो नहीं हो रहा बच्चे को, और उसका जो पूप है, वो कहीं बहुत पतला तो नहीं आ रहा, कहीं बहुत हार्ड तो नहीं हो रहा। तो आपको इससे पता चलेगा कि बच्चा गेहूँ से एलर्जिक है या नहीं। And what happens is the breastfeeding amount decreases as time goes on, and the solid food amount increases as time goes on. तो जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, माँ के दूध का मात्रा कम होती जाएगी और जो सॉलिड खाना बच्चा खा रहा है, उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। At about 2 years of age, everything's mature enough so the child can be weaned. You can continue longer if you want, 3 years, 4 years. Children often nurse, kind of up to you, but 2 years is adequate. Certainly, they can do. तो कहते हैं कि 2 साल बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप माँ का ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखें या ना चालू रखें, पर 2 साल इनफ टाइम है बच्चे के लिए, जो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होनी थी, जो उसको फ़ायदे होने थे माँ के दूध से। Earlier too, but ideally, I recommend 2 years of age for you to follow this kind of dietary regime with breastfeeding and starches and fruits. Vegetables are a little hard for kids to eat. They're a little bit on the bitter side. You can get some of those into a child's diet. That would be fine too. Beverage is water. तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे को आपको खाना का देना है, आपने ये आलू देना शुरू किया, फिर आपने चावल मैश करके दिया, फिर रोटी दी बच्चे को एकदम मैश करके, तो ये करना है। आपको फूड डायरी रखनी चाहिए, ये मेरा एडवाइस है, क्योंकि एलर्जीज़ में फिर डॉक्टर कहते हैं, आप बच्चे को जब एलर्जी होगी दैट्स टू लेट। अब डॉक्टर कहते हैं एक-एक सिंपल डाइट से शुरू करो और एक-एक चीज़ उसकी डाइट से निकालो। अरे जब सबसे पहले शुरू की थी, तभी क्यों नहीं आपने ये फूड डायरी रखी? तो ये तो उल्टा हो जाता है ना। तो दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। एक-एक करके उसकी डाइट में सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करिए, आप फूड डायरी रखिए और देखिए कि मैंने फलाने दिन बच्चे को आलू शुरू किया था, उसके 3 दिन तक देखा उसको कोई रैश नहीं हुआ, कोई उसको उल्टियाँ नहीं आई, कोई उसको दस्त नहीं लगे, डायरिया नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई, यानी कि मेरा बच्चा आलू से एलर्जिक नहीं है। फिर अच्छा, अब ये जो वेजिटेबल्स की बात कह रहे हैं कि हमें बच्चों को जितना जल्दी ये वेजिटेबल खाने की आदत डालेंगे, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो कौन-सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो सिंपल हैं, जो कड़वी नहीं होती? कैरट मीठी होती है, पीज़, मटर वो मीठी होती है, और आप बच्चे को कैरट में ही मैश करके आप स्वीट पोटैटो शकरकंदी वो मीठी होती है, और आप जब शकरकंदी में और कैरट में साथ में थोड़ा-सा मिला दीजिए ब्रोकोली उसको बॉयल करके, इन सबको आप ब्लेंडर में डालिए और एक पेस्ट बनाइए।
तो जब आप ये पेस्ट बनाएँगे बच्चे को धीरे-धीरे इन वेजिटेबल्स का टेस्ट आने लगेगा। तो बच्चों को वेजिटेबल भी सॉलिड फूड का ही पार्ट है वेजिटेबल, उनको आदत डाल दी है। और जो भी फ्रूट आप खिलाना चाहें, धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस करें कि आज हमने सेब को आपने ब्लेंडर में डाल के उसको एक तरह का एप्पल सॉस बन गया, तो उसको 2-3 चम्मच, छोटे चम्मच आपने उसको खिलाए और बच्चा अगले कुछ दिन ठीक रहा। फिर एक दिन आपने बनाना खिला दिया बच्चे को। इस तरह से मार्केट में सीज़न का जो भी फ्रूट है, उसको आप ब्लेंडर में डालिए, उसका एक थिक सा पेस्ट बनाइए और फिर बच्चे को वो दीजिए। और पीने के लिए क्या देना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी देना है, ये फ्रूट जूस वग़ैरह आपको बिल्कुल नहीं देने। तो ये हो गई हमारी बच्चों को आपको क्या खिलाना है। जी, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ओटमील। तो ओटमील भी ज़रूर दीजिए बच्चों को, वो भी सॉलिड फूड में आता है और उसको भी इसी तरह से आप पकाइए जैसे आप अपनी नॉर्मल ओटमील पकाते हैं और फिर उसको आप ब्लेंड कर लीजिए उस ओटमील को और मतलब ब्लेंडर में डालिए और वो दीजिए। और जब आप देखेंगे 2-3 दिन तक कि बच्चा ओटमील खा रहा है, उसको कोई रैश नहीं है, तो अब आप उसमें जो आपको पता है पहले से कि ये फ्रूट जो थे ये काम करते थे, तो आप वो फ्रूट मिला दीजिए। फिर एक दिन बच्चे को एक उस ओटमील में खजूर का छोटा-सा पीस डाल दीजिए और उसको ब्लेंड कीजिए और बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई 2-3 दिन तो अब आपको पता है कि खजूर से बच्चे को एलर्जी नहीं है। तो आप रोज़ बच्चे को एक छोटा-सा पीस पीस उसके ओटमील में ब्लेंड करके दीजिए, बच्चे को मिठास आएगी और वो फाइबर उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये हमें डाइट देनी है। इस डाइट में आपने नोटिस किया होगा कहीं दूध का नाम नहीं है, कहीं मीट नहीं है, कहीं अंडा नहीं है। जबकि हम जानते हैं जब ऐसी चीज़ों से बने हुए बेबी फ़ॉर्मूलाज़ जो होते हैं, उनसे कितने खतरनाक इफ़ेक्ट्स होते हैं। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बच्चा एकदम से मर सकता है। स्लीप एपनिया सोते-सोते बच्चे की साँस रुक जाती है और बच्चे को मैं ख़ैर आपको रिसर्च पेपर ही दिखा देती हूँ, मेरी बातें मत मानिए। इट्स बेटर कि मैं आपको एक्चुअल रिसर्च दिखाऊँ और तब आप देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं। चलिए, ये अगला वाला जो हमारा रिसर्च पेपर है, ये मैं प्रेज़ेंट करती हूँ आपको। There's been a long-standing problem among zookeepers of the gorilla, a Latin name gorilla, gorilla, gorilla. The problem is that they were throwing up all the time. We've never seen wild gorillas barfing, but it had unfortunately been accepted as routine by many zoos. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पाया कि ज़ू में उन्होंने नोटिस किया कि ज़ू में जो गोरिल्लाज़ थे, वो थ्रो अप कर रहे थे, मतलब उनको उल्टियाँ लग रही थी और जितने भी ज़ूज़ थे जो उनमें ये कॉमन थी। लेकिन जब हमने नेचर में गोरिल्ला को देखा, तो ये गोरिल्ला जो थे वो उल्टियाँ नहीं करते थे। तो ऐसा क्या था गोरिल्ला के खाने में जो ज़ू कीपर्स उनको दे रहे थे, जिससे गोरिल्लाज़ में ये प्रॉब्लम थी? What were they feeding them? Well, they're big, strong animals, so they made sure to feed them lots of protein, cottage cheese, meat, eggs, milk, until a zoo in Germany got this radical. तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा क्या खिला रहे थे इन गोरिल्लाज़ को? तो क्योंकि गोरिल्ला बहुत बड़ा एक जंतु होता है जिसकी बड़ी-बड़ी मसल्स होती हैं, तो ज़ू कीपर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने सोचा कि भई इनकी इतनी मस्कुलर बॉडी होती है, तो इनको तो प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होगी। तो इनको तो चीज़ की ज़रूरत है, इनको मीट की ज़रूरत है, इनको एग्स की ज़रूरत है और इनको दूध की ज़रूरत है। और इस तरह की चीज़ें उनको खिलाई जा रही थी। Meat, eggs, milk, until a zoo in Germany got this radical idea to try giving them their natural diet. तो कहता है कि ये सब चलता रहा जब तक कि जर्मनी में एक ज़ू कीपर को आइडिया आया। उसने कहा, "ओह! क्यों ना मैं इन गोरिल्लाज़ को वो नेचुरल डाइट दूँ, जो ये जंगल में खाते हैं, जो खा के ये इतनी बड़ी-बड़ी बॉडीज़ बनाते हैं।" तो उन्होंने इन गोरिल्लाज़ को ये मीट, अंडा, मच्छी वाली जो डाइट थी, उससे हटा दिया और पत्ते
और वेजिटेबल खिलाई जो वो नॉर्मली नेचर में गोरिल्ला खाते हैं। And the change following the alterations to the diet was astonishing. और जब उन्होंने ये डाइट चेंज की गोरिल्ला की, तो उनका जो हेल्थ थी, उसमें जो चेंजेस आए, वो आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। I mean, before, the poor silverback was regurgitating and vomiting during most of the day. But पहले वो जो विशालकाय गोरिल्ला था, वो ऑलमोस्ट सारे दिन वॉमिटिंग करता घूमता था, लेकिन इस वेजिटेरियन डाइट पे डालने के बाद जब मीट, अंडा, मच्छी बंद कर दिया गया, तो by the third day, eating what they were supposed to eat, he and the rest were all miraculously cured. उन्होंने कहा कि जब ये पत्ते और वेजिटेबल वाली डाइट पे इन गोरिल्लास को डाला गया, तो 2 दिन के अंदर ही उनकी सारी वॉमिटिंग बंद हो गई और तीसरे दिन एकदम नॉर्मल हो गए। ना सारे के सारे गोरिल्ला नॉर्मल हो गए और जो वो सारे दिन उल्टियां करते घूम रहे थे वही गोरिल्ला, अब वो एकदम ठीक हो गए। The rest were all miraculously cured. Even just removing milk from captive gorilla diets led to significant improvement. और जब उन्होंने सिर्फ दूध भी बंद करा गोरिल्लास में, तो उनके अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई। ये खाना बाहर आने का जो प्रक्रिया थी उसमें। To significant improvement. Cow's milk was historically considered an essential item in the captive gorilla diet. और ये जो गाय का दूध था, ये जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ज़ू थे, वो सोचते थे गाय का दूध तो देना ही देना चाहिए गोरिल्ला को। मतलब जब मैं सोचती हूँ तो भी मेरा सर चकरा जाता है। भाई नेचर में कौन-सा गोरिल्ला जंगल में भाग के गाय ढूँढता है, फिर उसका दूध पीता है और इतना बड़ा बनता है। तो जो चीज़ नेचर नहीं करती, उसमें हम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? ये एक नेचर का प्राणी है, ये अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीता है। इट्स बैड इनफ। आई मीन ये कितना क्रिमिनल है कि हम गोरिल्लास को पकड़ के केजेस में डालते हैं और फिर उनको कैप्टिविटी में रखते हैं। ये मैं तो दुनिया जहान के ज़ूस के एकदम अगेंस्ट हूँ, खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हमें एज़ ह्यूमन बीइंग्स किसने अधिकार दिया है कि हम इन जानवरों को पकड़ के ज़ूस में रखें, चिड़िया को पिंजरे में रखें? आप सोचिए अगर कोई एलियन स्पीशीज़ अर्थ पे आए और हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हम अपने आप को इनसे सुपीरियर मानते हैं। सुपीरियर नहीं, हम इनसे बहुत घटिया हैं। ये जानवर जो होते हैं हम पे जुल्म नहीं करते, हम करते हैं इन पे। हम फुल्ली कैपेबल हैं दाल, रोटी, सब्जी खा के अपना जीवन गुज़ारने के लिए, पर हम इनको मारते हैं, काटते हैं, तलते हैं, भूनते हैं। इनका दर्द अपना दर्द नहीं समझते और हम इनको खाते हैं। इसीलिए सर्व्स अस राइट जो हम इतनी बारीक तरह से इन लोगों को ट्रीट करते हैं, इन जानवरों को, और फिर नेचर हमें इसका सबाब देती है और हमें ये सारी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। वी डिजर्व ईच एंड एवरी वन ऑफ देम क्योंकि हम किसी और स्पीशीज के ऊपर जुल्म करते हैं सिर्फ अपने जुबान की टेस्ट पे। वी हैव नो राइट। ये जो प्लैनेट अर्थ दिया गया है ये हम सबका है और हम अपने अहम में इसको क्लेम कर लेते हैं कि हम किसी दूसरे स्पीशीज पे जुल्म करते हैं। मुर्गियों को छोटे-छोटे बाड़ों में रखते हैं, वो ना धूप देख सकती हैं, ना कभी चल सकती हैं, ना फिर सकती हैं, जिनको स्वच्छंद विचरण करना चाहिए था, उनकी सारी ज़िंदगी पैदा होने से मरने तक बाड़ों में गुज़रती है। क्यों? ताकि हम उनका अंडा खा सकें और उनका मीट खा सकें। तो फिर अगर नेचर उसके बदले हमें हार्ट डिज़ीज़ देती है, कैंसर देती है, स्ट्रोक देती है, वी डिज़र्व इट। तो जब हम ये गोरिल्लास को इस तरह से रखते हैं पिंजरों में तो मेरा सच में दिल रोता है और ये सब होनी नहीं चाहिए। इसके बदले क्या होना चाहिए? बड़ी-बड़ी नेचर की सेंचुरीज़ होनी चाहिए, जहाँ मीलों-मील नेशनल पार्क्स होने चाहिए और जहाँ पे हम लोग सफारी कर सकें, हम लोग जीप्स में, गाड़ियों में सुरक्षित तरीके से सफारीज़ में जाएँ और क्लोज़ इंटरैक्शन में, जैसे नेचर में ये लोग रहते हैं, वैसे हम देखें और अपने बच्चों को समझाएँ कि नेचर में ये चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी को मेरी बातों से किसी की भावनाएँ आहत हुई हों, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर हकीकत यही है। जितना ज़ुल्म हम इन प्राणियों पे करते हैं, उसी के प्रोपोर्शन में हमें बीमारियाँ भुगतनी पड़ रही हैं। तो हम अगर अपना हृदय कंपैशनेट बनाएँगे और इन जीवों के बारे में सोचेंगे, तो ऑटोमैटिकली हमारी हेल्थ भी बेटर
होगी। But they showed that removal of milk from the captive gorilla diet may reduce such undesirable behaviors and maybe a step towards better approximating their natural diet. I mean, giving an animal milk after weaning, giving an adult animal milk, milk is for babies, and then giving milk from a bovine to a primate? तो कहते हैं क्या पागलपन है ये? हम एक एडल्ट को जो कि इन्फेंसी यानी कि शिशुपन या बालपन से जो निकल आया, उसको हम एडल्ट को हम दूध दे रहे हैं। चलो दूध तो दे रहे हैं, हम दूध उसको किसी और जानवर का दे रहे हैं। जानवर कोई है, दूध किसी और जानवर का ले रहा है। मतलब कुछ सोचते ही नहीं है हम लोग नेचर के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। जो मन आता है, मन मर्जी का हम कर रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि नेचर रिटेलिएट नहीं करेगी। 100% नेचर रिटेलिएट करेगी ही करेगी। जो हम अपनी अ, भुगत रहे हैं बीमारियों के तौर पे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पागलपन है, हमारा अहंकार है, जो हमें बीमारियों के रूप में आके हमारे सामने खड़ा हो गया है। हमें क्या करना है? अटर ह्यूमिलिटी से, हम्बलनेस के साथ हमें ये देखना है कि हमारा नेचुरल आहार क्या है और दूसरे प्राणियों को हम कैसे कम से कम सताएँ और जितना कंपैशन से हम उनको देखेंगे, उतना ही हमारी हेल्थ नेचुरली बेटर हो जाएगी। What were these crazy zookeepers thinking? Doesn't make any sense. लेकिन हम भी तो यही कर रहे हैं ना जो देखिए जब हम गोरिल्ला के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं यार इन गोरिल्ला के ज़ूकीपर्स को ज़रा भी अक्ल नहीं थी। एक फुल्ली ग्रोन गोरिल्ला को आप दूध पिला रहे हो, वो भी किसी और जानवर का। जानवर कोई जानवर का दूध पीता है? पूरे वर्ल्ड में, नेचर में कोई स्पीशीज़ है जो किसी और जानवर का दूध पीती है? नहीं है ना? और वो नेचुरल हेल्दी लाइफ जीते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने आप को कहता है मैं इतना सुपीरियर हूँ, इतना अक्लमंद हूँ, बल्कि सबसे अक्लमंद हूँ। वो सबसे बेवकूफ़ी का काम कर रहा है। वो एडल्टहुड में भी दूध पी रहा है। हम सब चीज़ खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं जिसमें दूध डलता है, तो हम कर रहे हैं बेवकूफ़ी का काम। हम इन्फेंसी में नहीं हैं, लेकिन हम मात्र ऐसा प्राणी है इस पूरे धरती पे जो कि एडल्टहुड में भी जाके दूध पी रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम ही एक ऐसा प्राणी है, दुधारू पशु, जो किसी और स्पीशीज़ का दूध पी रहा है और धरती पे कोई स्पीशीज़ इतना बेवकूफ़ी का काम नहीं कर रहा। पर हम तो भई मनुष्य हैं, हम तो बहुत अक्लमंद हैं। तो कर लीजिए अपनी अक्लमंदी, फिर मिल रही हैं हमें सब बीमारियाँ। तो यही प्रॉब्लम है, लोगों को समझना पड़ेगा। नेचर इज़ वेरी, वेरी इंटेलिजेंट। उसने एक दिन में लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं करा। जो उसने बनाया है वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स का नेचर का एक्सपेरिमेंट है। वो धीरे-धीरे चीज़ें चेंज करती गई, नेचर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जो-जो चेंजेस सही थी वो आगे गई, जो चेंजेस खराब थी वो अपने आप समय के साथ मिट गई। तो जब नेचर का इतना मैसिव एक्सपेरिमेंट है तो ह्यूमन बीइंग्स में हम में वो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने आस-पास देखें कि नेचर में क्या चीज़ नेचुरल है, उसको अपनाएँ, तभी हमारी सेहत सही रहेगी। Reminds me of this landmark study. 81 children presenting with reflux, gastroesophageal reflux disease. So they were given तो कहता है कि ये सोच के मुझे उस स्टडी की याद आई जहाँ पे 81 बच्चों को जिनको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम थी यानी कि उनका खाना बाहर आ जाता था, दूध बाहर आ जाता था, उनको उनके ऊपर ये स्टडी की गई थी। drugs, and two-thirds got better, but 27 kids still did not. तो इन बच्चों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन इन्हिबिटर जो ड्रग होती है जो कि हमारे को दी जाती है जब लोगों को प्रोटीज इन्हिबिटर सॉरी ड्रग होती है जो दी जाती है एसिड रिफ्लक्स के लिए हार्ट बर्न के लिए वो स्ट्रॉन्ग दवाई इन बच्चों को दी गई तो उसमें से 66.7% बच्चे थे जिनको फायदा हुआ लेकिन फिर भी 1/3 ऐसे बच्चे थे जिनका रिफ्लक्स ठीक नहीं हुआ। So they tried eliminating cow's milk from their diets, and within 1 month, all 27 were cured. फिर उन्होंने क्या किया कि वो जो 27 बच्चे थे जिनको इवन इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई देने की जिसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं उस दवाई से जब वो 27 बच्चों पे कोई असर नहीं हुआ वो नहीं ठीक हुए
तो इन बच्चों को एक बड़ी सिंपल सॉल्यूशन दिया गया। सिर्फ गाय का दूध इन बच्चों में बंद कर दिया गया और सिर्फ मात्र 4 हफ्ते के अंदर-अंदर ये बच्चे 100% बच्चों के अंदर सारे रिफ्लक्स के सिम्पटम्स, हार्टबर्न, रिफ्लक्स, उल्टियाँ होनी, ये सारी की सारी बिल्कुल बंद हो गई, सिर्फ गाय का दूध बंद करने से। यही हुआ था, याद करें, गोरिल्लास का ज़ू में, रिफ्लक्स हो रहा था। तो प्रॉब्लम क्या है? गाय का दूध हमारा प्रॉब्लम है। Symptoms of acid regurgitation, heartburn, or both occur at least once a week in 10 to 20% of adults in the Western world and about up to 25% of all infants. Now, it तो कहते हैं कि ये जो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, हार्टबर्न की प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन होती है। 20% तक लोगों को हार्टबर्न होता है एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, और जो 25% जो नवजात शिशु होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनका जो दूध होता है वो बाहर निकल के आता है। to 20% of adults in the Western world and about up to 25% of all infants. Now, it's normal for babies to spit up occasionally. That's not what we're talking about. It can actually get quite तो उन्होंने कहा कि बच्चे एक आधी बार ऐसे थूक या झाग बाहर फेंक देते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जब पूरा का पूरा दूध जैसे दही जैसा फटा हुआ बच्चों का बाहर निकल के आता है, या एडल्ट्स में हार्टबर्न होता है, या थ्रो अप कर जाते हैं बच्चे, हम उसकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, और ये जो रिफ्लक्स होता है, इसके बच्चों में और एडल्ट्स में दोनों में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे क्या होता है कि इसोफेजियल जो खाने की जो नली होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और बच्चे सडनली मर भी सकते हैं। क्यों मर सकते हैं? क्योंकि अगर नींद में बच्चा होगा और सडनली उसको उल्टी हो जाएगी, खाना बाहर निकल के आ रहा है, यानी कि रिफ्लक्स हो रहा है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग, तो बच्चा नींद में उल्टी नहीं कर सकेगा। वो सारा का सारा सांस की नली में जाके घुस जाएगा। खाना पेट की नली से बाहर आया और जो सांस की नली है और जो खाने की नली है, वो एकदम साथ-साथ होते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आपके घर के 2 कमरे हों, जिनके दरवाज़ों के बीच में सिर्फ़ एक पतली-सी दीवार हो। तो जब खाना पेट के रास्ते से जो खाना है, वो खाने वाली नली से मुँह में आएगा, तो क्योंकि जो साँस लेने वाला जो साँस की नली का जो दरवाज़ा है, वो बिल्कुल खाने वाले दरवाज़े के एकदम सट के लगा हुआ है, तो नेचुरली जब वो बाहर मुँह से फेंक नहीं सकता, बच्चा सोया हुआ है, तो वो मुँह से निकल के आने वाला खाना वो सीधा साँस की नली में जाके साँस की नली को ब्लॉक कर देगा और बच्चा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जिसको कहते हैं, बच्चा सोए-सोए सडनली मर जाता है। serious. Up to a quarter of infants present with regurgitation severe enough for parents to seek medical help. तो 25% तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये उल्टी या रिफ्लक्स इतनी सीवियर होती है कि पेरेंट्स को इसके लिए मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। 4 में से 1 बच्चे में रिफ्लक्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सोते-सोते मर सकता है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं, अपने बच्चों को डब्बे वाला फ़ॉर्मूला दे रहे हैं, अपने बच्चों को वो बॉटल वाला दूध पिला रहे हैं जो बाज़ार से खरीद के पाउडर लाते हैं, फिर उसको घोल के पिलाते हैं अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो। उन सब से क्या हो रहा है? बच्चा मर सकता है, ये बहुत सीरियस चीज़ है, थोड़ी नहीं है। Severe enough for parents to seek medical help. And it may just be that they're sensitive to cow's milk. The symptoms of cow's milk protein allergy overlap and may coexist or complicate GERD, reflux. Even if there's no formal dairy allergy per se, there appears to be some kind of cow's milk hypersensitivity among many. तो कहते हैं कि अगर किसी को काऊ के मिल्क की एलर्जी नहीं भी है, उन लोगों में भी रिफ्लक्स होगा क्योंकि अधिकांश लोगों में काउज़ मिल्क की हाइपर सेंसिटिविटी पाई जाती है। यानी कि फुल ब्लोन एलर्जी नहीं भी है, तब भी काऊ का मिल्क जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा Many है। सॉरी। infants and children with severe reflux. There's all sorts of invasive tests you can do, like stick pH probes down the poor baby's throat. But probably the most practical test in routine pediatric practice is just a trial of a cow's milk protein elimination diet for 2 to 4 weeks in infants with reflux. तो कहते हैं हम तरह-तरह के टेस्ट कर सकते हैं, हम प्रोब्स डाल सकते हैं उनके पेट में, सैंपल्स ले सकते हैं। कहते हैं ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सिंपल टेस्ट कीजिए, 2 से 4 हफ्ते बच्चे को काउज़ मिल्क से दूर रखिए, काऊ मिल्क उसकी डाइट से निकाल दीजिए और फिर देखिए क्या होता है।
The gold standard is what's called an elimination and re-challenge protocol, where you see full resolution of symptoms via strict elimination, followed by recurrence of the symptoms on reintroduction of cow's milk protein. तो कहते हैं सबसे आसान तरीका क्या है कि आप बच्चे को काऊ मिल्क से हटा दें बिल्कुल, फिर देखें कि उसमें रिफ्लक्स आता है या नहीं, उसके एलर्जी के सिम्पटम्स ठीक होते हैं या नहीं, उसको अगर रैश है बॉडी में वो ठीक होता है या नहीं। और एक बार आपने देखा कि वो सारा ठीक हो गया, तो दोबारा थोड़ा-सा काउज़ मिल्क देख के देखिए और अगर वो सिम्पटम वापस आते हैं यानी कि प्रॉब्लम काउज़ मिल्क में है। Followed by recurrence of the symptoms on reintroduction of cow's milk protein. And when you do that, take 200 or so infants diagnosed with reflux and then not only put them on a cow's milk free diet, but then do the challenge test. 85 तो उन्होंने ये कहा कि अगर जब स्टडी की गई तो उसमें 204 बच्चों को लिया गया, 204 बच्चों को लिया गया जिनके अंदर सीवियर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स था, यानी कि उनका जो दूध था वो बाहर आ रहा था, खाना बाहर आ रहा था, उनको उल्टियाँ हो रही थी। फिर इन बच्चों को उन्होंने काउज़ मिल्क फ्री डाइट पे डाला गया, काउज़ मिल्क से हटा दिया गया। तो फिर देखिए उनका क्या हुआ। a cow's milk free diet, but then do the challenge test. 85 of the 204 infants with reflux were actually suffering from a cow's milk allergy, or at least hypersensitivity or something. What we think is happening is that our immune system attacks the bovine. तो उन्होंने पाया कि ये बच्चे ठीक हो गए और जब दोबारा इनको काउज़ मिल्क पे इंट्रोड्यूस ये बच्चे ठीक हो गए। तो कहते हैं कि ये जो बच्चे ठीक हुए, ये ये क्यों पहली बात तो खराब क्यों हुए थे? इनमें क्या प्रॉब्लम थी काउज़ मिल्क में जिनसे इनको हाइपर सेंसिटिविटी थी या एलर्जी थी जिससे कि ये बच्चे थ्रो अप कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि जो काउस मिल्क होता है वो एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। ठीक उसी तरह से जैसे हमें पोलन की एलर्जी होती है तो हमारे जो व्हाइट सेल्स होते हैं वो इओसिनोफिल्स मास्ट सेल्स जो होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करते हैं जिनको उनमें से पावरफुल एक इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल है उसका नाम है साइटोकाइन। तो ये साइटोकाइन रिलीज करता है। तो हमारे व्हाइट सेल ने काउस मिल्क की रिस्पॉन्स में साइटोकाइन्स रिलीज किए। ये साइटोकाइन्स क्या करते हैं जो नर्व्स के रिसेप्टर होते हैं जो हमारे अंतड़ियों की जो नर्व्स होती हैं म्यूकोजा उस पे जाके ये काम करते हैं और उससे जो हमारा जो अंतड़ियां हैं वो ठीक से काम नहीं करती और वो सारा का सारा खाना जो है वो बाहर की तरफ फेंकती हैं। तो ये प्रोसेस होता है काउज मिल्क से हम थ्रो अप क्यों करते हैं और एसिडिटी क्यों होती है हमें। तभी मैंने आपको एक बार कहा था जो लोग कहते थे ना कि भाई मुझे एसिड रिफ्लक्स होता है, हार्टबर्न होता है, मैं ठंडा-ठंडा कप दूध का पी लेता हूँ तो बेटर फील होता। अरे ठंडा दूध का कप से हमें बेटर इसलिए फील होता है क्योंकि जो स्टमक की एसिड है जब ये ऊपर आती है हमारे खाने वाली नली में, तो खाने वाली नली की जो लाइनिंग है वो एसिड के लिए बनी ही नहीं है। तो जैसे ही स्टमक की एसिड खाने वाली नली के संपर्क में आती है, हमें हार्टबर्न की फीलिंग होती है। और जब हम ठंडा-ठंडा दूध डालते हैं, तो वो जो आग लगी होती है, उस पे वो जो ठंडा-ठंडा दूध होता है, वो एक तरह से इमीडिएट रिलीफ देता है। लेकिन जब वो दूध जाके स्टमक में जाएगा, अंतड़ियों में जाएगा, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा एसिड बनाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा। वो और ज़्यादा हार्टबर्न करेगा और वो एसिड फिर वापस आके डबल ट्रिपल हार्टबर्न पर करेगी। Proteins as understandably foreign, triggering an inflammatory response, which irritates the nerves lining your digestive tract, and that results in abnormalities in the rhythmic contractions of the stomach, triggering the regurgitation. We're not just talking about formula-fed infants. Cow's milk protein allergy can occur in exclusively breastfed infants, as intact cow's milk proteins can be secreted in breast milk. तो कहते हैं कि सिर्फ ये प्रॉब्लम जो रिगर्जिटेशन की आप कहेंगे पर देखिए मैं तो अपने बच्चे को दूध नहीं दे रहा, डब्बे का फॉर्मूला नहीं दे रहा, बॉटल नहीं दे रहा। हमारा बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पी रहा है जो आप कह रहे हो बड़ा पौष्टिक होता है और फिर भी हमारे बच्चे को ये रिफ्लक्स आ रहा है, वो दूध थ्रो अप कर रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम है? आहा! माँ क्या पी रही है, ये प्रॉब्लम है। अगर माँ दूध ले रही है, माँ चाय में दूध ले रही है, पनीर खा रही है, चीज़ खा रही है, तो वो जो माँ जो गाय का दूध ले रही है, किसी भी फॉर्म में ले रही हो, दही ले रही हो, लस्सी ले रही हो, वो माँ के दूध में वो गाय का प्रोटीन आता है और वो ही जाके बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तो जब ऐसे बच्चों में माँ को गाय का दूध बंद कर दिया गया ऐसी माँओं में जो ब्रेस्ट फीड कर रही थी और उनके बच्चों में प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्या पाया? तो पाया गया जब माँ ने गाय का दूध लेना बंद कर दिया तो बच्चे में होने वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। तो देखिए किस तरह का प्रॉब्लम है गाय का दूध। बच्चे में तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। माँ अगर ले रही है तो माँ को भी नहीं बख्शता, माँ को भी क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं और उस दूध के थ्रू बच्चे को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वही मैं कह रही थी, जब हम एज इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स दूसरे स्पीशीज को सताएंगे, उनका एक तरह से कहो तो शोषण करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे अपने फायदे के लिए, तो नेचर विल ऑलवेज गिव अस अ पे बैक। If the mom drinks milk or eats eggs, it can get into her baby. Cow's milk. अगर माँ दूध पिएगी, अंडा खाएगी, मीट खाएगी, तो ये सारी की सारी चीजें माँ के दूध से होती हुई बच्चे के अंदर आएंगी। अब सोचिए ये बच्चा 6 महीने का भी नहीं है, इतना छोटा है। इसको तो वैसे ही मीट, अंडा ये सब नहीं खाना ना, इसकी बॉडी बनी नहीं है उसके लिए। लेकिन आप ऐसे-ऐसे स्ट्रॉन्ग किसी और स्पीशीज के, किसी और जंतु के प्रोटीन्स माँ के दूध में बच्चे को दे रही हैं, तो कितनी बड़ी हानि कर रही हैं। तभी तो इन बच्चों में ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ रहे हैं। मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ, ये टाइप 1 डायबिटीज का कारण ही ये है कि माएँ ऐसी डाइट थ्रू आउट प्रेगनेंसी खाती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी खाती रहती हैं। तो ये अगर माएँ अपनी डाइट ठीक कर देंगी तो बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। Milk protein and other foreign proteins can pass into human breast milk. So, breastfed infants with regurgitation and vomiting may therefore benefit from a trial of withdrawal of cow's milk and eggs from the maternal diet. And indeed, that is now the consensus recommendation of both the North American and European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and तो वो कह रहे हैं कि देन इट मेक्स सेंस कि माँ जो ब्रेस्ट फीड कर रही है, वो उसके बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको गाय का दूध बंद कर देना चाहिए। माँ को खुद गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, माँ को मीट नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, मच्छी नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीजें जो बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और इंडीड इस समय जो एसोसिएशंस हैं जो रेकमेंड करती हैं कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यानी कि पीडियाट्रिक मतलब बच्चे, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों का, उसको देखने वाला जो मेडिकल बोर्ड है, कहाँ का? अमेरिका का और यूरोप का, दोनों का ये कहना है कि ऐसी मायों को मीट, अंडा, मच्छी, दूध नहीं लेना चाहिए। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, हम ये चीज़ कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद क्यों शुरू करेंगे? हम क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि हम वेट करेंगे कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो, तब हम ये चीज़ें बंद करेंगे? अरे भई अगर हमें वाक़ई अपने बच्चों को हेल्दी बनाना है, तो हम अभी करें। द टाइम इज़ नाउ। जब घर लुट जाए उसके बाद कहें कि हम सीसीटीवी कैमरा लगवाएँगे, क्या फ़ायदा? तो समझदार ये थोड़ी करेगा, समझदार तो वो पहले ही करेगा ना। तो इसीलिए जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो भी सोच रही हैं कि आगे बच्चे करने हैं, जो भी सोच रही हैं जिनके ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं, चाहे ब्रेस्ट फीड कर रही हो चाहे ना कर रही हो, जो भी माँ बाप हैं जिनके घरों में बच्चे हैं या आपके छोटे बहन भाई हैं किसी के भी घर में और आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमें करना क्या है? खुद भी नहीं खाना है मीट, अंडा, मच्छी और बच्चों को भी बिल्कुल नहीं देना है, चाहे हम लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो। और ये मैं रोज साइंटिफिक पेपर से पेपर आफ्टर पेपर रोज प्रूव करती हूँ। तो चलिए उम्मीद करती हूँ वो क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिरपत परत निशान। तो हमें भी सुनने वालों के लिए, क्योंकि देखिए ये इतना फॉरेन कॉन्सेप्ट है, हम इतने ज़्यादा इमोशनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मीट, अंडा, मच्छी ये अच्छा है हमारे लिए, डॉक्टर्स भी यही बता रहे हैं और एक जनरल कंसेंसस बन गया है सोसाइटी में कि प्रोटीन तो होना ही चाहिए। तो कुछ समय तो लगेगा ना, और समझदार वो ही है जो पहली स्टडी से ये समझ ले कि ये कितना पावरफुल मैसेज है। पर आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो रोज़ इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ते हैं और इस मैसेज को सुनते हैं और आगे तक पहुँचाते हैं। nutrition. Anytime you see reflux,
let's first try a therapeutic trial of either cow's milk protein-free formula or, for infants who are breastfed, a maternal strict cow's milk protein elimination diet. And so then we can potentially treat the cause without using unnecessary medications. And certainly before you start considering performing any anti-reflux surgery on the poor kid. चलिए, ये था हमारा वीडियो बच्चों को दूध देने का।